और पहले खबर श्रीनगर से आपको देंगे। श्रीनगर के कई इलाकों में आज भी बंदिशें हैं और अहम बात यह है कि आज जुमा है। जुमे को कई बड़ी मसाजिद और आसपास की छोटी मसाजिद में भीड़ जमा होती है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र बंदिशें दोबारा आयद कर दी गई हैं। जुमा इज्तिमात के पेश नज़र हसास मकामात पर भी भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि कई सड़कों को बैरिकेड्स और खारदार तारों से सील कर दिया गया है। दूसरी जानब कई मेन स्ट्रीम और हुर्रियत लीडरान लगातार घरों में नज़रबंद हैं या फिर हिरासत में हैं। और आज श्रीनगर में जुमा के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है और ख़ास बात यह है कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स के ऑफिस के करीब किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और पाबंदियां सख्ती से लागू की जा रही हैं। यहाँ तक कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे मीडिया सेंटर में भी आज किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। श्रीनगर और वादी के कई इलाकों से हालांकि बंदिशें या तो हटाई गई थी या नरम कर दी गई थी, लेकिन आज फिर से एक बार फिर बंदिशें लगा दी गई हैं। डलगेट से लेकर यहाँ आप सनवार इलाके में हम आ गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह खारदार तारें लगा दी गई हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं। और चूँकि आज जुमा है तो एक खदशा रहता है कि आज के दिन कई एहतजाजी जुलूस ना निकले, वो एक अंदेशा ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा आज कहीं से कुछ अफवाहें और कुछ पर्चियाँ देखी गई जिनमें कहा गया था कुछ ग्रुप्स की जानिब से, हालांकि उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये कहा गया था कि आज जो यहाँ थोड़ी ही दूरी पे वाक़ा है यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप का ऑफिस है, वहाँ चलने की कुछ कॉल दी गई थी। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी कि ये किस ग्रुप ने दी थी, लेकिन इसके चलते यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात कड़े कर दिए गए हैं। किसी को भी पूरे ये जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है यूएन का, चारों तरफ से इसे घेरा गया है और किसी को भी यहाँ चलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि सरकार ने यहाँ एक मीडिया सेंटर कायम किया है जहाँ पे मीडिया कर्मी सुबह से आते थे, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सरकार की, आज वहाँ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद और रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने के बाद मौजूदा सूरत हाल पुरअमन तो है लेकिन तनाव भरी है। और अहम बात यह है कि इस सूरत हाल के पेश नज़र तारीखी मुगल रोड पर भी ट्रैफिक की नकल हरकत काफ़ी मुतासर हुई है। पुंछ राजौरी ज़िले को वादी कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी शाहराह मुगल रोड पर इस मौसम में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन गुज़श्ता 19 रोज़ से इस शाहराह पर भी ट्रैफिक की नकल हरकत मुतासर होकर रह गई है। ट्रांसपोर्ट न होने से अब शाहराह पर मुसाफिर पैदल सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शोपियाँ पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस शाहराह पर इस मौसम में सयाहती मकामात पर भी लोगों की काफ़ी गहमा गहमी होती थी। तारीख़ी मुगल रोड पर वाक़ सयाहती मकामात भी अब वीराने का मंजर पेश कर रही है। गाड़ी आई है, अब इससे आगे छोड़ दिया है यहीं पे। अब तो मुश्किल ही है ना, आगे पैदल जाना है, ड्यूटी पे पहुंचना है, ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। आज तो कुछ भी नहीं है, कम गाड़ी। जो इससे पहले ये पुंछ राजौरी की रोड थी, जो इस पे गाड़ी बहुत चलती थी, तो अब हम बहुत परेशान हो गए हैं। अपना ये मेहनत मजदूरी करते थे तो आज हम पैदल चल रहे हैं। जहाँ 2 घंटे के सफ़र गाड़ी करती थी, अब पूरा दिन लग जाता है हमें, तो हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं, बस यही हालत है। पहले क्या इधर गाड़ियाँ चलती थी, लोग माल लाते थे, ले जाते थे, बाज़ार सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अब जो ये हड़ताल हुई, हड़तालों की वजह से ये सब सिस्टम जो ख़राब हो गई। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कल उन्हें तहवील में दे दिया है CBI की, और उनकी ज़मानत अर्जी पर अदालत को समाअत करेगी। इस पर चिदम्बरम पीर तक CBI तहवील में ही रहेंगे। और चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें उनकी अबूरी ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी। आज ज़मानत अर्जी पर जस्टिस R भानुमति और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की। और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी है? जिस तरह से राहत नहीं मिली कल और आज जो है सुनवाई हुई है, क्या कुछ देखने को मिला? स्टैंडर्ड वारंट है, ब्लैंक फॉर्मेट के
खिलाफ चलेगा तो टीवी पे दबा के। सुशील, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सुशील, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहत उन्हें नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया था उस हाई कोर्ट के फैसले को, और आज जो जमानत अर्जी पर जस्टिस आर भानुमति और एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की है, क्या कुछ कहा है? जी देखिए, पहले मैं आपको बता दूं जिलानी की ईडी के मामले में अंतरिम संरक्षण सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को मिल गया है। तो ईडी के मामले में फिलहाल एक राहत जरूर है चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि बड़ा विरोध किया गया एसडी तुषार मेहता की तरफ से कि केस काफी गंभीर है, लिहाजा उन्हें रिलीफ ना दिया जाए। लेकिन ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम संरक्षण दे दी गई है। सीबीआई के मामले में अभी फिलहाल जो वो अरेस्ट रहेंगे, सोमवार तक वो सीबीआई की कस्टडी में है। तो सोमवार तक फिलहाल उन्हें राहत है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बार बार ये कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो सीबीआई ने दलीलें दी, उन सीबीआई की दलीलों के मुताबिक 17 ऐसे अकाउंट हैं जिन अकाउंट के जरिए विदेशों में पैसा का निवेश किया गया। आईएनएक्स मीडिया की जो हेड थी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, वो चिदम्बरम के संपर्क में थे। ये एक बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पहली बार ये कहा कि चिदम्बरम लगातार इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के संपर्क में थे और उन्होंने ये कहा था कि उनके बेटे का ध्यान रखा जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ी साजिश है। इसमें काफी समझदार जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं और इसीलिए समझदारी के साथ इस मामले में जांच की जानी जरूरी है। साफ तौर से जो सीबीआई के मामले में जांच किया जा रहा है, जिसमें 4 दिन की रिमांड दी गई है कोर्ट के द्वारा चिदम्बरम को, उस रिमांड का भी विरोध किया गया कपिल सिब्बल की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रिमांड पर कहीं ना कहीं कुछ और भी चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं सीबीआई की तरफ से, लेकिन सीबीआई ने क्वेश्चनिंग ऑलरेडी कर ली है। लेकिन किस आधार पर फिलहाल सीबीआई ने 4 दिन का रिमांड मांगा है वो समझ से परे है। तो इसका विरोध किया गया तुषार मेहता की तरफ से। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपने दायरे में काम करती है, उसको बेहतर पता है कि किस दिन का रिमांड लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इन दलील का विरोध कपिल सिब्बल द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत उन्हें यह अधिकार मिला है संविधान से कि वो अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रख लें और उसी आधार को फिलहाल कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो ये साफ है कि फिलहाल ईडी के मामले में फिलहाल चिदम्बरम को एक राहत के रूप में जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि एक संरक्षण मिल गया है। क्योंकि लगातार चिदम्बरम को यह डर था कि अगर सीबीआई के मामले में रिमांड खत्म हो जाती है तो उन्हें ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ईडी का भी यही बार बार कहना था कि मामला उनका गंभीर है, क्योंकि एक मनी ट्रेल है। जो शेल कंपनियां बनाई गई हैं जिलानी, वो 4 से 5 शेल कंपनियां बनाई गई हैं जिनको पैसे को गलत तरीके से विदेश में निवेश किया गया है। भारत में भी शेल कंपनियां बनाई गई हैं और विदेश में भी शेल कंपनियां बनाई गई हैं और उन तमाम पैसों को गलत तरीके से विदेशों में निवेश किया गया है। और ये जो मनी ट्रेल है, इसी मनी ट्रेल को ईडी खोजना चाह रही है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, चिदम्बरम की भूमिका कितनी है, विदेशी निवेश का किस आधार पर निवेश किया गया है, कितने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये तमाम चीजें फिलहाल ईडी तलाशना चाह रही है। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे तब हम ये तय करेंगे कि उनको और अंतरिम संरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन इस बीच ईडी काउंसिल तुषार मेहता बार बार प्रेस करते रहे कोर्ट से कि उन्हें इस मामले में संरक्षण ना दिया जाए। ये मामला काफी गंभीर है, लेकिन फिलहाल ईडी की दलीलों को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो अभी फिलहाल एक तरह से सीधे तौर पर ईडी के मामले में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। पीर तक तो इन्हें जो है हिरासत में रहना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे सुशील, जिस तरह की तफसीलात दे रहे थे कि कुछ राहत चिदम्बरम को मिली है ईडी की तरफ से, और एक डर जो था कि सीबीआई की जो तहवील है वो खत्म होती है तो गिरफ्तारी हो सकती है, उससे किसी हद तक राहत चिदम्बरम को जरूर मिली है। और आइए अब रुख करेंगे खबर पाकिस्तान का। पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। जी हाँ, वो झटका यही है कि जो बैनुल-अक़वामी हिमायत मिलने वाली है उसमें पाकिस्तान को मायूसी हाथ लगी है और पाकिस्तान ज़िमन में हर हरबे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में अफगानी नज़ाद दहशतगर्द सरगर्म हो गए हैं और वो हिंदुस्तान के हुदूद में घुसकर बड़ा हमला करने की ताक में है। पाकिस्तानी फ़ौज उन्हें मदद फराहम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु से खबर आ रही है कि कोयम्बटूर में 6 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से कोयम्बटूर में हाई अलर्ट है।
और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक और झटका लगा है। जी हाँ, पाकिस्तान के एपीजी ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। ये बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए और एपीजी का मानना है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग को रोकने में नाकाम रहा है। माफ कीजिए, एपीजी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रुप है। वाज़ेह है कि एपीजी की जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में मीटिंग होने वाली है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। याद रहे कि दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की निगरानी करने वाली आलमी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो, जो इस तरह के मामलों को बहुत क्लोजली देखते हैं। शैलेंद्र, कितनी बड़ा झटका है, कितनी बड़ी मायूसी है पाकिस्तान के लिए लगातार झटके लग रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, कोई भी मुल्क पाकिस्तान का समर्थन इस वक्त नहीं कर रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, चाहे भारत के पड़ोसी मुल्क हो या पश्चिमी देश हो या रूस की बात हम करें। तो ऐसे में इस माहौल में पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है कि कैनबरा में APG जो कि FATF का सब ग्रुप है, उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ये माना गया है कि पाकिस्तान ने कदम नहीं उठाए हैं आतंकवाद रोकने के लिए, और जो उनके कुछ कंप्लायंस फैक्टर्स होते हैं उस पर पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हुआ है। 40 कंप्लायंस पैरामीटर्स में से 32 पर यानी 32 पर पाकिस्तान नाकामयाब रहा है। वहीं इफेक्टिव पैरामीटर्स की बात करें कि रोकथाम की अगर हम बात करें टेरर फंडिंग को लेकर, तो उसमें से भी 11 में से 10 पॉइंट्स पर पाकिस्तान फेल रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट करना पाकिस्तान को ऐसे मौके पर एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और इमरान खान सरकार के लिए। और इस फैसले का सीधा असर उस मीटिंग पर भी होगा जो अब से कुछ महीनों बाद पेरिस में होने वाली है, जो FATF की मेन मीटिंग जो होगी उसमें फिलहाल भी ग्रे लिस्ट किया गया है पाकिस्तान को। लेकिन आज के इस ब्लैक लिस्ट का सीधा असर उस मीटिंग पर भी होगा कि जो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने सही कदम नहीं उठाए हैं, पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं और आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान ढिलाई बरत रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसका असर उस मीटिंग पर भी होगा। और अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि पहले से ही कर्जे में डूब चुका पाकिस्तान जल्द ही कंगाली की राह पर होगा। जी शैलेंद्र, जिस तरह से APG ने जो है ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्रंप की अमेरिका की, तो एक तरह से झुकाव जो है हिंदुस्तान की तरफ ही है और सब्र करने की तलकीन की है इमरान खान को इस मामले पर, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मौजूदा हालात की बात करेंगे। अब बिल्कुल जाहिर तौर पर हिंदुस्तान शुरू से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। चाहे मुंबई हमले की बात करें, उरी की बात करें, पठानकोट हमले की बात करें, तो इन तमाम हमलों के पीछे जो मास्टरमाइंड हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान में। चाहे हाफिज सईद की बात करें या मौलाना मसूद अजहर या फिर दाऊद इब्राहिम, ये लगातार पाकिस्तान के संरक्षण में, पाकिस्तान के सेफ हाउसेज में ये लोग अभी रह रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मुंबई हमलों को 10 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब पूरी दुनिया खुलकर हिंदुस्तान के साथ खड़ी नजर आ रही है। हमने कल भी देखा कि किस तरह से पेरिस पेरिस में भारत और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है, PM मोदी और मैक्रों की मुलाकात हुई है। उस पर मैक्रों ने भी ये कहा कि वो इमरान खान से कहेंगे कि वो आतंकवाद पर रोक लगाएं और कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल इशू है और कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी मीडिएशन इसका असर को फायदा नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया जहां भारत के साथ खड़ी है, वहीं अब पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसे कामयाबी उसमें नहीं मिलेगी और जाहिर तौर पर उसके अपने डोमेस्टिक इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, ना कि कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाने को लेकर। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगले महीने UNGA की मीटिंग होने वाली है न्यूयॉर्क में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी एड्रेस करेंगे, इमरान खान भी एक बार एड्रेस करेंगे। माना जा रहा है कि एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। जिस तरह से शैलेंद्र ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जिस तरह से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है APG ने और फिर अमेरिका का जो रुख है और मशवरा है एक तरह से पाकिस्तान के लिए कि वो उसके हाथ सिर्फ मायूसी लगी है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, वो अपने गिरेबान में झांके और अपने पाकिस्तान के अपने मुल्क की मईशत और अपने मुल्क के हालात को सुधारने पर ध्यान दें। यही बातें हिंदुस्तान भी लगातार करता रहा कि आप अपनी ज़मीन से ना तो दहशतगर्दी के लिए कोई मौका फराहम करें और टेरर फंडिंग का मामला है उस पर भी काफ़ी जोर दिया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। तो चलिए अब रुख करते हैं बाबरी मस्जिद का।
बाबरी मस्जिद की जो है इनेदाम पर ज़िली अदालत में चल रहे मुकदमे के ट्रायल जज पर सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी मांगी है। जी हाँ, ट्रायल जज SK यादव ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सिक्योरिटी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज की दरख्वास्त पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अब यूपी सरकार 2 हफ्ते में जवाब देगी। वाज़ेह है कि लखनऊ की निचली अदालत में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बीजेपी के बड़े लीडरों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की निगरानी कर रहा है। विध्वंस के मामले में निचली अदालत में सुनवाई करने वाले स्पेशल जज SK यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। पहला कि निचली अदालत में सुनवाई करने वाले जज SK यादव की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार क्या कुछ कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर भी जवाब मांगा है, जिस मामले में उनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया था। हालांकि इस आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश ने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। इस पूरे मामले में निचली अदालत में जज SK यादव बाबरी विध्वंस के मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को सुन रहे हैं और इस ट्रायल को कंक्लूड होने के लिए 30 सितंबर से पहले कोर्ट ने आदेश दिया था। चूंकि वो रिटायर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की थी। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 11वें रोज की समाअत शुरू हो चुकी है और निर्मोही अखाड़े की जानिब से सुशील कुमार जैन दलीलें पेश कर रहे हैं। इससे कबल जुमेरात को समाअत के 10वें दिन सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने सन 1950 में 20 मुसलमानों की जानिब से दाखिल करदा हलफनामा पढ़कर सुनाने लगे, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद हिंदुओं के हवाले करने की हामी भरी थी। इस पर बेंच ने एतराज़ किया। जस्टिस बोबडे ने कहा कि यह हलफनामे कानूनी हैसियत नहीं रखते। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक सलासा की आईनी हैसियत की समाअत करने के लिए वो राजी हो गया है। बड़ा मामला है 3 तलाक का। इसको काफ़ी चैलेंज किया गया और अदालत में लाने की बात की गई और अदालत में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है आईनी हैसियत की जांच के लिए वो तैयार हुआ है। इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक सलासा कानून के खिलाफ मफाद अम्मा की 3 अर्जियां दाखिल की गई थी। अर्जियों में कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया था। अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। और अब बात करेंगे मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर। जी हाँ, मुल्क की मईशत बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, खराब हालात से गुजर रही है और इस पर फिक्रमंद है वो माहिरीन जिन्हें मईशत की समझ है। और इस ज़िमन में नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार का अहम बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आएँ। राजीव कुमार ने कहा कि माशी शोबे में जारी बहरान के सबब माशी तरक्की पर भी असर देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि 70 सालों में मुल्क की मईशत की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई है। और कांग्रेस के सीनियर लीडरों का मोदी के बचाव में बयान भारी पड़ रहा है। खुद कांग्रेस के लीडर अब इस मामले को लेकर तनकीद कर रहे हैं। जी हाँ, जयराम रमेश और मनु सिंघवी के मोदी के बचाव वाले बयान की कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने जो है इसकी मुखालफत की है। अल्वी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मोदी पर निजी हमले नहीं किए, लेकिन मोदी सोनिया और राहुल पर निजी हमले करते रहते हैं। नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन की मईशत के ताल्लुक से बयान को राशिद अल्वी ने जुर्रतमंदाना बताया और राशिद अल्वी से बात की न्यूज़ 18 की हमारी नुमाइंदा रंजिता झा ने। पार्टी में भी कई मोदी जी के समर्थक आ गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हैं। सर, कल जयराम रमेश और आज अभिषेक मनु सिंघवी
दोनों ने ये कहा है कि पीएम मोदी को खलनायक की तरह देखना ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये चीजें करना बंद कर दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी या हम में से कोई भी पर्सनल अटैक कभी नहीं करता है, व्यक्तिगत अटैक कभी नहीं करते हैं। आइडियोलॉजिकली लड़ाई लड़ी जाती है और मुझे तकलीफ है उन लोगों के ये बयानात सुन के। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पे व्यक्तिगत अटैक ना करते हों, और कांग्रेस में रहते हुए इस तरीके के बयानात देना मुझे ताज्जुब भी है और अफसोस भी है कि आप कैसे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी जो इस तरीके के लोग इस तरीके के बयानात देंगे। कांग्रेस तो बहुत करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन करीबी है, सभी करीबी रहे हैं। यूपीए की सरकार में सबने इन्होंने एंजॉय किया है, और आज इस तरीके के बयानात देना कांग्रेस को कमज़ोर करना है। सर, एक बयान और आया है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनकी तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि देश जो है वो 70 साल में पहली बार इतनी बुरी अर्थव्यवस्था से गुजर रही है, इतनी बुरी स्थिति देश की कभी नहीं हुई। देखिए, विपक्ष बोले तो यकीन नहीं करती सरकार, खिलाफ बोलती है, लेकिन नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अगर बोल रहा है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आज आर्थिक स्थिति देश की दिन ब दिन नीचे जा रही है, लाखों आदमियों की नौकरियां जा रही हैं, जितने मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार बंद करते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के कगार पर है, और सरकार के मुद्दे 3 तलाक हैं, सरकार के मुद्दे 370 हैं, सरकार के मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। न बेरोज़गारी से वास्ता है, न आर्थिक मंदी से वास्ता है। मैं वीसी की वाइस चेयरमैन नीति आयोग की तारीफ भी करूंगा, उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा। यही देशभक्ति है। देशभक्ति की असल परिभाषा यही है कि देश की सच्ची तस्वीर देश के सामने रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब रुख करेंगे मगरबी बंगाल का। मगरबी बंगाल में भगदड़ की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 27 अफराद जख्मी हुए हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरने वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। शिमाली 24 परगना के लोकनाथ मंदिर में एक दीवार गिर गई थी, जिसके बाद भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसमें 4 अमवात हुई हैं और 27 अफराद जख्मी हुए हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।